जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, लुसेंट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद वाली जितने भी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घटी थी उन सारे तथ्यों का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिसका ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं और आज लास्ट ये वीडियो होगा इस टॉपिक के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसका ये फाइनल और लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में। या अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है तो गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया जाता है जिसका नाम है करो या मरो का नारा। ये क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ओके, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है वैसे ही यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन जीरो आवर्स। ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत क्या किया जाता है? तो इसके तहत अंग्रेजों के द्वारा जितने भी भारतीय महान नेता थे उनको पकड़ के कहीं ना कहीं कैद कर दिया जाता है। उस समय आप सभी को पता होगा कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज खास करके यूरोपीय कंट्री उसमें व्यस्त थे। तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में मतलब ये आंदोलन सक्रिय रूप से एक तरह से अपना भयंकर रूप धारण कर सके। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर्स स्टार्ट किया और भारत के जितने महान नेता थे इंक्लूडेड गांधी जी भी, ठीक है, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको पकड़ के कहीं ना कहीं नजरबंद कर दिया गया ताकि ये आंदोलन सफल न हो। ओके, अब बात करते हैं 1942 में मुंबई का ग्वालियर मैदान में अरोड़ा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। और ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एग्जाम में। ये पूछता है कि ग्वालियर मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो इनका नाम आता है। ओके, ये कई बार बहुत बार एग्जाम में बना है अरोड़ा आसफ अली का। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग और अंबेडकर की। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चल रहा था उसका विरोध किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर के द्वारा। ओके, आजाद हिंद फौज की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, न कि आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। अब बात करते हैं 8 नवंबर 1943 को। इस दिन क्या होता है? तो जापान के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र को गिफ्ट के रूप में सौंप दिया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीप हैं जिनका नाम है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। हालांकि इसका नाम पहले था नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप हुआ करता था इनका नाम, लेकिन नेताजी ने इसका नाम बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया था, ठीक है। तो ये जापानियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार का ये 2 द्वीप गिफ्ट में दिए गए थे। याद रखिएगा, टोक्यो जाते हुए हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है। कब? तो 18 अगस्त 1945 को। लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि उनकी मौत उस दुर्घटना में हो ही गई थी। अभी तक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। कई बार अफवाहें फैली थी बाद में कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, कि कहीं उनको किसी रूप में देखा गया था, लेकिन वो भी अफवाहें ही थी, ठीक है। मतलब इनके मृत्यु का साक्षात प्रमाण नहीं मिला था कि सुभाष चंद्र बोस मर ही गए, लेकिन इस घटना के दौरान माना गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 18 अगस्त 1945 को। अब बात करते हैं बोस के जन्म का। बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। ओके, कटक ओडिशा में हुआ था।
अब बात करें कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली। दिल्ली पहुंचा था कैबिनेट मिशन। कब? तो 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके सचिव थे पैथिक लॉरेंस, और एक और इसके सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर यानी कि कैबिनेट मिशन में टोटल 3 लोग शामिल थे। उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये एक बार और ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके सचिव के रूप में पैथिक लॉरेंस आए थे, और एक और सदस्य थे, उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। इधर ढक गया है, एबी अलेक्जेंडर। ओके, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट योजना के 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। अब आगे की बात करें तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। ओके, डायरेक्ट एक्शन डे, इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अब बात करते हैं 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है। माउंटबेटन योजना में ही भारत और पाकिस्तान के एक तरह से अलग होने की बात की गई थी। उधर अगर बात करें तो पंजाब वाले एरिया को भी विभाजित करने की बात की गई थी, और इधर बंगाल वाला एरिया को भी विभाजित करने की बात की गई थी। मतलब इसमें बहुत सारी एक तरह से बातें समाहित थी, ठीक है। उसी के तहत भारत पाकिस्तान का एक तरह से निर्माण भी हुआ। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना इसी योजना के तहत। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद वाली घटनाओं की। तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को क्या होता है? तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास होता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक वहां पे पेश होता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश होता है। ओके, और पेश होने के बाद 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ, और वहां पे 15 जुलाई को जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, वहां पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, वहां पे उसी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहां पे ये विधेयक पास हो जाती है, ठीक है। ये विधेयक पास हो जाती है। लोकसभा से आप रिलेट कर सकते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को। और 16 जुलाई को वहां के राज्यसभा से, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये विधेयक पास हो जाती है। और फाइनली वहां के सम्राट के द्वारा 18 जुलाई को एक तरह से हस्ताक्षर कर दिया जाता है, ठीक है। तो 18 जुलाई तक वहां पे जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था वो पास हो जाती है। जैसे भारत में क्या होता है, कोई भी विधेयक आता है तो पहले या तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में एक में आएगा, फिर एक में वो विधेयक पास हो जाने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में अगर पास हो गया तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं और अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, यानी कि वो पास हो जाता है। वैसे ही वहां पे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ था, और उस पर चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद वहां का जो लोकसभा है, जिसको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसके द्वारा 15 जुलाई को यह विधेयक पास कर दिया जाता है। फिर 16 जुलाई को ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, जो हमारे यहाँ राज्यसभा कहा जाता है, उसके द्वारा पास कर दी जाती है। फिर 18 जुलाई को वहां के सम्राट के द्वारा ये बिल पास कर दिया जाता है, और फाइनली भारत को एक तरह से भारत की स्वतंत्रता पे मुहर लग जाती है। उसके उपरांत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक अधिराज्य के रूप में उभर के आता है, और 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो जाती है। यानी 14 और 15 के डेट में भारत का विभाजन हो जाता है, और 2 देश बन के दुनिया के सामने आते हैं। एक रहता है पाकिस्तान और एक भारत। अब आगे की बात करें तो एक नोटेड पॉइंट क्या है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? इंग्लैंड का सम्राट, तो वहां का सम्राट था, वो था जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज 6वें नंबर का, ठीक है, जॉर्ज सस्टम था।
अब बात करें अंतरिम सरकार की गठन कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुई, जिसके तहत प्रधानमंत्री को एक तरह से नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और अन्य व्यक्तियों को मतलब तरह से कुछ न कुछ पद मिले हुए थे। तो अंतरिम सरकार की गठन कब होती है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अब बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी। ओके, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे। लेबर पार्टी के ये सरकार, हालांकि लेबर पार्टी से ये प्रधानमंत्री वहां पे थे। ठीक है, कौन थे, तो क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन के राजा की बात करें तो जॉर्ज सस्टम थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था, वो था जॉर्ज यूल। कभी कभी यूले देखने को मिल जाता है, जॉर्ज यूले। ठीक है, इसने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई है। ओके, अब आगे बात करें तो अब महात्मा गांधी जी के बारे में एक संपूर्ण तथ्य, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। महात्मा गांधी के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो सारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय, तो हम देखेंगे उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक गांधी जी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे वो सारा यहाँ पे कवर करने वाले। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं उनके जन्म का। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में मापोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर एक जगह का नाम है जो गुजरात में है, वहीं पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनकी माता का क्या नाम था, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। उनके पिता का नाम क्या था, तो करमचंद्र गांधी। इसलिए महात्मा गांधी का फुल नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद्र गांधी है, मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उनका विवाह कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में, यानी कि ये लगभग 14 साल के थे तभी इनका शादी हो गया था। ओके, 14 साल में ही इनका विवाह हो गया था। इनके 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुआ करते थे। एक थे हरिलाल, एक थे रामदास। हरिलाल सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, उनके बाद रामदास, फिर मणिलाल, फिर देवदास, यानी कि ये 4 इनके सगे पुत्र थे। लेकिन इनका कई बार एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन थे, तो 5वें पुत्र के रूप में एक व्यक्ति को एक तरह से उपाधि मिली हुई थी। तो 5वें पुत्र की उपाधि किनको मिली हुई थी, तो 5वें पुत्र की उपाधि जमुनालाल बजाज को मिली हुई थी। गांधी जी इनको अपना 5वां पुत्र मानते थे, जमुनालाल बजाज को। ओके, तो गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे, जमुनालाल बजाज। और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ये 4 पुत्रों के बारे में तो नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे, तो गांधी जी के 5वें पुत्र जमुनालाल बजाज थे। ओके, अब बात करें 1891 ईस्वी में क्या होता है, तो 1891 ईस्वी में गांधी जी लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब ये बैरिस्टर क्या होता है, तो एलएलबी करने के बाद एक कोर्स होता है जिसका नाम रहा है बार कोर्स। बार कोर्स करने के उपरांत ही बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त होती है। ओके, पहले एलएलबी किया जाता है, फिर बार कोर्स किया जाता है, उसके बाद बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त होती है और उसके बाद कहीं भी आप वकालत कर सकते हैं। तो 1891 ईस्वी में लंदन में गांधी जी को बैरिस्टर की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था। पहली बार 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी अब्दुल्ला सेठ की जो केस था, मुकदमा था, उसके पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे,
तो 1893 ईस्वी में गए थे। अब बात करें 7 जून 1993, ये दिन क्यों फेमस है भैया? तो ये इस दिन 7 जून 1893 को क्या हुआ था, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ठीक है, किसी दिन ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे और उनके पास था फर्स्ट क्लास का टिकट। ठीक है, फर्स्ट एसी वाला टिकट था, लेकिन वहां उस डिब्बे में सब अंग्रेज ही बैठे थे। तो गांधी जी वहां गए, प्रवेश किए, तो उनको उस डिब्बे से उतार के थर्ड एसी में भेज दिया गया, थर्ड क्लास में भेज दिया गया। और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उसके बाद उनको एक स्टेशन पे उतार दिया गया। ठीक है, उस स्टेशन का नाम था पीटर मॉरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मॉरिट्सबर्ग। तो ये वाली घटना था क्या, तो गांधी जी रंग भेद का सामना किया था इसी दिन को। ओके, गांधी जी ने 7 जून 1893 ईस्वी को रंग भेद की नीति का सामना हुआ था इनको। अब बात करते हैं 1894 ईस्वी में। 1894 में क्या हुआ था, तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, 1904 को क्या हुआ था, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, फिनिक्स आश्रम। उसके बाद 1910 में टाल स्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी, और ये तीनों गांधी जी के द्वारा कहां पे की गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, और 1910 में टाल स्टाय फार्म की स्थापना की गई थी, टाल स्टाय फार्म की स्थापना की गई थी। ओके, और फाइनली 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं। ठीक है, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए इन्होंने ही हालांकि प्रेशराइज किया था, उनको न्योता दिया था कि गांधी जी आपको अब भारत आ जाना चाहिए, भारत में आपकी जरूरत है। ठीक है, तो गांधी जी 9 अगस्त 1945 को फाइनली भारत आते हैं, इन्हीं के कहने पे, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। हालांकि गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु तो वो थे रायचंद्र भाई। रायचंद्र भाई गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। ओके, गांधी जी में भारत में गांधी जी की सार्वजनिक उपस्थिति कब होती है, यानी सार्वजनिक समारोह में गांधी जी पहली बार कब जाते हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह होता है, तो उसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने जाते हैं। पहली बार ये लोगों का सामना कर रहे थे, भारतीय लोगों का। ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दी गई, तो कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी 1915 ईस्वी में। ये 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सहायता की हुई थी। भारत के लोगों को सैनिक में भर्ती होने के लिए बहुत एक तरह से अनुरोध विनय वगैरह किया था, भर्ती कराया था। ठीक है, इसीलिए उनको कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी 1915 में। फिर गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। गांधी जी ने 2 पत्रिका की शुरुआत की थी, पत्रिका। ठीक है, गांधी जी ने 2 पत्रिका की शुरुआत की थी। एक का नाम था नवजीवन, जो गुजराती भाषा में था, और एक था यंग इंडिया, जो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, इन दोनों का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अब बात करते हैं हरिजन पत्र का प्रकाशन। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये सारा कार्य, ये जितने भी महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहे हैं हम, ये सब गांधी जी के ही कार्य थे। ओके, हम लोग गांधी जी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं गांधी जी की आत्मकथा। उनकी एक पुस्तक है गांधी जी की आत्मकथा का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ।
माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा है। ओके, अब बात करते हैं गांधी जी के प्रथम 3 संघर्ष की। गांधी जी के प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन थे? तो पहला हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। ओके, दूसरा हो जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। ये कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ये तीसरे नंबर का हो जाता है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी हुआ था 1918 में। ओके, ये 1918 में हुआ था। अब देखते हैं गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और 1922 में चौरी चौरा कांड होने के उपरांत असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। ओके, अब बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। 1930 में, यानी कि 12 मार्च 1930 को जैसे ही गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती है नमक कानून तोड़ने के लिए, गांधी जी ने एक तरह से दांडी यात्रा शुरू की, वैसे ही ये आंदोलन शुरू हो गया। दांडी यात्रा से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। अब बात करें 15 अगस्त 1947 को, उस समय गांधी जी कहाँ थे? कई बार ये पूछता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था, पूरे भारत में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे काट मार हो रहा था, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी नोआखली में थे। बंगाल का एक जगह है जिसका नाम है नोआखली, वहां पे थे गांधी जी। ओके, गांधी जी की हत्या की बात करें तो दिल्ली के बिरला भवन में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। ओके, नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। गांधी जी के हत्या का एक तरह से मुकदमा जो सुन रहा था वो वहां का जज, ठीक है, और फाइनली जिसने नाथूराम गोडसे को सजा सुनाई, उस जज का क्या नाम था? तो आत्माचंद अग्रवाल था, ठीक है, आत्माचंद्र अग्रवाल ने ही गांधी जी के हत्या का मुकदमा सुना और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। ओके, आत्माचंद अग्रवाल। अब बात करते हैं दीनबंधु मित्र नामक नाटक की। इस नाटक दीनबंधु मित्र ने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने। अब नील दर्पण में क्या था, इस नाटक में क्या था? तो नील की खेती करने वाले जो भी किसान थे उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा जो जातियां की जा रही थी, अत्याचार किया जा रहा था, वो सब इस नाटक में दर्शाया गया है। ठीक है, नील दर्पण किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र का एक तरह से नाट्य रचना है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी की बात करें, वो थे खुदीराम बोस। ओके, यहां से हालांकि देखें तो गांधी जी का टॉपिक समाप्त हो जाता है। गांधी जी का टॉपिक यहीं तक है और इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होता है। ओके, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। कई बार पूछता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। शहीदे आजम किनको कहा जाता है? शहीदे आजम भगत सिंह को ही कहा जाता है। शहीदे आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह को सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? ये भी पूछता है। तो जीसी हिल्टन था, जीसी हिल्टन। ओके, जीसी हिल्टन के द्वारा ही भगत सिंह उनके सहयोगियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बात करते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। हमने लुसेंट का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर कौन किसने कहा था महात्मा गांधी को?
तो फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। हालांकि गांधी जी एक धोती कुर्ता पे अपना जीवन बिता दिए थे, ठीक है। अब फाइनली बाद में तो एक धोती पे ही अपना जीवन बिताए, इसीलिए फ्रैंक मॉरिस के द्वारा उनको अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ओके, अब बात करें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। जब जर्मनी में बोस हिटलर से मिलने गए थे तो उसी समय हिटलर ने इन्हें नेताजी कह के संबोधित किया था। ओके, गोखले के आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो थे एमजी रनाडे, ठीक है। एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के गुरु हुआ करते थे। बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा गया? तो राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब बात करें अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये विलियम डिरोजियो थे। विलियम डिरोजियो हुआ करते थे। ओके, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विलियम डिरोजियो हुआ करते थे। अब बात करें भारत का पितामह किन्हें कहा जाता था? तो भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को। और लोक हितवादी किन्हें कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से संबोधित किया जाता था। ये सारा जितना टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब उपनाम है, ये महान नेताओं के उपनाम है। ओके, अब बात करें बिना ताज का बादशाह किनको कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। हर्मिट ऑफ शिमला, ये उपाधि किनको मिली हुई थी? तो ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? किसने किया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। ओके, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। हम बात करें इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था। और सेम इसी से मिलता जुलता एक नाम है जिसका नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। यहाँ पे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है और यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है, इन दोनों में अंतर है। तो जहाँ इंडिपेंडेंस पहले आए वहाँ पे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस होंगे, और जहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस आए वहाँ पे रास बिहारी बोस होंगे। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। ओके, अब हम लोग जो वन लाइनर एक तरह से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं
वही टॉपिक हम लोग का इतिहास में बचा हुआ है। उसके बाद फाइनली हम लोग कुछ क्लास में इतिहास फाइनल कर देंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया सब्जेक्ट ही शुरू करेंगे, कोई ना कोई, या तो जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इन दोनों में से कोई स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।